तो दोस्तों, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पुष्पा द रूल रिलीज हो गई है और इसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अल्लू अर्जुन की दमदार एक्टिंग ने पहली फिल्म को सुपरहिट बनाया था और इस बार उनकी परफॉर्मेंस ने इस सीक्वल को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये फिल्म पहले पार्ट से भी बड़ी और ज्यादा दिलचस्प है। अगर आप भी इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सपना दिखाने से होती है। पुष्पा सपने में देखता है कि उसने लाल चंदन जापान को सप्लाई किया, लेकिन उन्हें इसके पैसे नहीं मिले। गुस्से में पुष्पा जापान जाता है और वहां के गैंग से भिड़ता है। इस लड़ाई में उसे गोली लग जाती है और वह अपने बचपन की एक घटना को याद करता है जब वह पानी में गिरा था। तभी अचानक वह इस बुरे सपने से जाग जाता है। असली कहानी पार्ट 1 की घटनाओं के बाद पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो चुकी है। अब वह सिंडिकेट का लीडर बन चुका है, देख जिसे उसकी इज्जत और कमाई दोनों बढ़ गई है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत, जिसे पुष्पा ने पहले बेइज्जत किया था, अचानक गायब हो जाता है। सबको लगता है कि वह शर्म के मारे नौकरी छोड़कर भाग गया, लेकिन असल में वह बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है। एक दिन शेखावत भेष बदलकर मजदूरों के साथ जंगल में पहुंचता है और लाल चंदन की कटाई करता है। माल जमा होने पर वह पूरी पुलिस फोर्स बुलाकर मजदूरों को गिरफ्तार करवा देता है और माल जब्त कर लेता है। जब पुष्पा को यह खबर मिलती है तो वह शेखावत की गैर मौजूदगी में पुलिस स्टेशन जाता है। वह पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपने मजदूरों को छुड़वा लेता है और अपना माल भी वापस ले आता है। एमएलए सिद्धप्पा नायडू पुष्पा को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलवाता है। श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि वह मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो खिंचवाए, लेकिन सीएम इसके लिए मना कर देता है। इस बात से पुष्पा आहत होता है। वह नायडू से पूछता है कि अगर वह सीएम होता तो क्या वह फोटो खिंचवाता। नायडू के हाँ कहने पर पुष्पा फैसला करता है कि वह सिद्धप्पा नायडू को सीएम बनाएगा। इस काम के लिए पुष्पा को काफी पैसे चाहिए थे। वह नायडू को दिल्ली भेजकर केंद्रीय मंत्री प्रताप रेड्डी से संपर्क करता है। 1.5 करोड़ देकर वह नायडू को सीएम बनाने का सौदा करता है। पैसे जुटाने के लिए पुष्पा अपने धंधे को बढ़ाने की सोचता है। इंटरनेशनल कारोबार पुष्पा अब लाल चंदन को सिर्फ भारत में बेचने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई करने का फैसला करता है। इसके लिए वह मालदीव रजाक हमीद नाम के एक इंटरनेशनल बायर से करोड़ में बेचने की डील करता है। माल जमा करने के लिए वह भी स्मगलरों को अपने सिंडिकेट में शामिल कर लेता है और मजदूरों को ज्यादा पैसे देकर तेजी से पेट कटवाने लगता है। तरफ मंगलसीनु और उसकी पत्नी दक्षा को शक होता है कि पुष्पा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वेब दला लेने के लिए भंवर सिंह शेखावत के साथ हाथ मिला लेते हैं। दक्षा शेखावत को बताती है कि सिंडिकेट का एक पुराना मेंबर बिचा रेड्डी अब पुष्पा के लिए काम कर रहा है। वह शेखावत को रेड्डी का माल जब्त करने और उसे धमकाने की योजना बताती है। शेखावत अपनी टीम के साथ बिचा रेड्डी के ट्रकों को रोकता है और उनका माल जब्त कर ट्रक जला देता है। वह बिचा रेड्डी को पकड़कर मार देता है। दक्षा और सीनू शेखावत को बताते हैं कि उनका इरादा सिर्फ बिचा रेड्डी को डराने का था, लेकिन शेखावत कहता है कि डराने से ज्यादा असर नहीं होता। रेड्डी की मौत के बाद अब पूरा सिंडिकेट उससे डरने लगा है। बिचा रेड्डी की मौत के बाद सिंडिकेट के सदस्य पुष्पा से खफा हो जाते हैं। वे मंगल सीनू को फिर से लीडर बनाने की बात करते हैं ताकि पुष्पा और शेखावत की लड़ाई में उनकी जान न जाए। इस हादसे के लिए सभी एमएलए सिद्धप्पा नायडू को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उसी ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। नायडू शेखावत से समझौता करने की कोशिश करता है और पुष्पा से माफी मंगवाने की बात करता है। शेखावत तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए वह एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है जहां वह सबके सामने पुष्पा को नीचा दिखाना चाहता है। पुष्पा की माफी और पलटवार पार्टी के दिन सिंडिकेट के सदस्य पुष्पा पर दबाव डालते हैं कि वह माफी मांग ले। नशे में धुत पुष्पा शेखावत के पास जाकर सॉरी बोल देता है। इससे शेखावत और वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में घर लौटते समय पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है। गुस्से में वह वापस पार्टी में पहुंचता है और शेखावत को स्विमिंग पूल में गिराकर वहां टॉयलेट कर देता है। ये देखकर शेखावत बौखला जाता है और पुष्पा को मारने की धमकी देता है। पुष्पा चुनौती देता है कि उसका 2,000 टन माल सोमवार को चेन्नई जाएगा और अगर शेखावत उसे रोक पाया तो वह सिंडिकेट छोड़ देगा। खावत पुलिस की पूरी फौज लेकर हर चेकपोस्ट की घेराबंदी कर देता है, लेकिन जब माल वहां से नहीं गुजरता तो वह नदी की ओर ध्यान देता है। पुष्पा ने नदी को खाली करवा दिया था और वहीं से माल ट्रकों में भेज रहा था। शेखावत नदी के रास्ते से ट्रकों को रोकता है और माल जब्त कर लेता है। वह सीनू और दक्षा को बुलाकर अपनी जीत का जश्न मनाता है और मीडिया में अपनी उपलब्धि का ऐलान करता है। लेकिन सीनू बताता है कि जब्त किया गया माल असली लाल चंदन नहीं बल्कि एक नकली लकड़ी है। तब पुलिस को एक बैलगाड़ी मिलती है जो माल ले जाते वक्त बीच में दिखी थी। शेखावत जांच करता है और पता चलता है कि वह बैलगाड़ी लाल चंदन से बनी है। असली माल को पुष्पा ने बैलगाड़ियों में भेजा था, जबकि ट्रकों में नकली माल भरकर पुलिस को धोखा दिया। पुष्पा पुलिस स्टेशन के सामने आता है और शेखावत का मजाक उड़ाता है। वह बैलगाड़ी को बम से उड़ा देता है ताकि पुलिस के पास एक भी सबूत न बचे। काली मां की पूजा के दौरान पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। वह मां काली की पूजा में नाचता है और एक बेटी की प्रार्थना करता है ताकि उसकी बेटी को शादी के बाद उसका नाम मिले। इसी पूजा के दौरान कुछ गुंडे पुष्पा के सौतेले भाई मोहन की बेटी को छेड़ते हैं। गुस्से में पुष्पा उन्हें मारता है, लेकिन मोहन खुश नहीं होता। वह पुष्पा को अपने परिवार से दूर रहने को कहता है।
श्रीवल्ली मोहन की बेइज्जती करती है और वे वहां से चले जाते हैं। पुष्पा अब चेन्नई से आगे रामेश्वरम में माल भेजता है, जहां से चंदन श्रीलंका और फिर मालदीव्स जाएगा। असली माल कहाँ है, यह सिर्फ जक्का रेड्डी जानता है। जब जक्का रामेश्वरम पहुंचता है तो शेखावत अपना आदमी उसके पीछे लगाकर माल का ठिकाना पता करवा लेता है। रामेश्वरम में माल के ठिकाने का पता लगाने के बाद शेखावत अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ समुद्र तट पर पहुंचता है और बोट्स के भीतर माल ढूंढता है, लेकिन वह माल उन्हें नहीं मिलता। असल में चंदन से बनी बैलगाड़ियां नावों के नीचे पानी में बंधी हुई थी। जैसे ही पुलिस बोट से बाहर आती है, गुंडे बोट्स लेकर श्रीलंका की ओर बढ़ जाते हैं। शेखावत उनका पीछा करता है, लेकिन बोट्स बॉर्डर पार कर जाते हैं और भारतीय पुलिस को उस इलाके में जाने की अनुमति नहीं होती। कुछ दिनों बाद माल श्रीलंका पहुंच जाता है और वहां से वह मालदीव्स जाता है। श्रीलंका से माल मिलने के बाद हमीद पुष्पा को 6 करोड़ रुपए देता है, जिसमें से 65 करोड़ सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को भेजे जाते हैं। प्रताप रेड्डी के इन पैसों की मदद से सिद्धप्पा नायडू आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। नायडू सीएम बनने के बाद तुरंत पुष्पा से मिलने उसके घर जाता है और परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाता है। त्या शेखावत अपनी हार से बहुत परेशान होता है। मीडिया में यह खबर फैलने वाली थी कि वह जो माल पकड़ा था वह नकली था। अपनी बदनामी से डरकर वह नकली चंदन को जलाने का फैसला करता है, लेकिन शेखावत यह समझता है कि अगर उसने सिर्फ लकड़ियों को जलाया तो लोग समझ जाएंगे कि यह पुलिस का काम था। इसलिए वह नकली माल के गोदाम में आग लगाता है और उसी में जलकर आत्महत्या कर लेता है। वह अब और ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता था, इसलिए वह हार मानकर मर जाता है। इसी बीच पुष्पा के भाई मोहन की बेटी कावेरी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। ये वही गुंडे थे जिन्होंने पूजा के दिन कावेरी को छेड़ा था और पुष्पा ने उन्हें मार दिया था। बदला लेने के लिए वे कावेरी को किडनैप कर लेते हैं और मोहन से 5 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। मोहन की पत्नी मदद के लिए पुष्पा के पास जाती है और पुष्पा शहर भर में कावेरी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। पुष्पा टीवी पर लाइव आकर उन गुंडों को धमकी देता है कि अगर कावेरी को कुछ हुआ तो उन्हें छोड़ने नहीं देगा। इस दौरान प्रताप रेड्डी सीएम नायडू से मिलता है और उसे बताता है कि उन गुंडों का लीडर बुग्गा रेड्डी है, जो बहुत खतरनाक है। नायडू डर जाता है और पुष्पा से गुंडों का पीछा छोड़ने की कहता है, लेकिन पुष्पा नहीं मानता। अब पुष्पा पैसे लेकर बुग्गा के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां गुंडे उसे मारने का प्लान बनाते हैं। वे पैसे लेकर पुष्पा को पकड़कर पीटने लगते हैं और कावेरी के साथ बुरा सलूक करते हैं। फिर भी पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद उन सभी को मारता है। वह रस्सी काटकर सब गुंडों को खत्म कर देता है। अंत में वह बुग्गा को मारने ही वाला था, लेकिन बुग्गा के पिता आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें भी मार डालता है। कावेरी को बचाकर पुष्पा मोहन का दिल जीत लेता है। मोहन अब पुष्पा को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि उसने अपनी भतीजी के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया था। कावेरी की शादी तय होती है और मोहन शादी का कार्ड लेकर पुष्पा के पास आता है। शुरुआत में पुष्पा मिलने नहीं आता, लेकिन मोहन की मां से माफी मांगने और समझाने के बाद वह शादी में शामिल होने का फैसला करता है। शादी के दिन पुष्पा और उसका परिवार खुशी खुशी शादी में शामिल होते हैं और पूरा परिवार एक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के घर में उसके भाई और भतीजे की शोक सभा चल रही होती है। सिंडिकेट के सदस्य और पुष्पा के दुश्मन वहां मौजूद होते हैं। जॉली रेड्डी भी वहां आता है, जिसे पुष्पा ने पहले बहुत घायल कर दिया था। अब जॉली पुष्पा से बदला लेने के लिए तैयार है। प्रताप रेड्डी एक बम भेजता है जो कावेरी की शादी में विस्फोट करता है। यह बम किसी शख्स ने भेजा है, जो या तो शेखावत हो सकता है, जो अब तक मरा नहीं है, या फिर कोई और दुश्मन हो सकता है। इस धमाके में संभवतः पुष्पा का परिवार मारेगा और पुष्पा अकेला बच जाएगा। अब पुष्पा 3 द रैम्पेज की तैयारी हो रही है, जहां पुष्पा अपने परिवार के हत्यारों से बदला लेने के लिए सामने आएगा।